हाँ, तो शुरू करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट शीट जिससे आप अगर केवल यही देख के जा रहे हो ना तो ट्रस्ट में आप 20 से 30 नंबर अपने बढ़ा रहे हो। ये एग्ज़ाम रेडी मटेरियल है जिसमें सारी यूनिट्स हैं, हाई आरओए टॉपिक्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था, अपडेट किया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्योंकि हमारा पेपर बहुत पास है और हम पे टाइम बहुत कम है। टाइम कम देखते हुए हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि हमारी पहली यूनिट है। पहली यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में। अगर आप पीवाईक्यू से रूबरू होंगे तो आप जानते होंगे, बट आप पे टाइम कम है तो आप ये समझिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या याद रखना है। लेट्स स्टार्ट विद द टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमको इसके कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि ये हाई आरओआई यूनिट है जिसमें टीचिंग मेथड, टीचिंग वर्सेस लर्निंग और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मेन पार्ट प्ले करती है। टीचिंग क्या होती है? पर्पसिव प्रोसेस होती है जिससे लर्निंग फैसिलिटेट होती है। लर्निंग क्या होती है? चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। टीचिंग लेवल्स हमको क्या याद रखने हैं कि मेमोरी, देन अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिव। ये हमको टीचिंग लेवल्स में याद रखना है। अब अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मेरे को एक बार कमेंट डाउन करो कि ये मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल किन ने दिया है, किन ने ये दिए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो मेजर फिगर्स हैं उनके नाम बताओ मेरे को। अगर नहीं मालूम है तो दिक्कत वाली बात है, एक बार देखो। और अगर टीचिंग एप्टीट्यूड अभी तक बिल्कुल शुरू से देखा ही नहीं है तो अगर 20 मिनट हैं एग्ज़ाम से पहले तो जाओ चैनल देखो, 20 मिनट में पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से समझाई हुई, एक एक चीज़ है उसमें, जाओ देखो जाके। अभी यहाँ पे हम सिर्फ कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, मेन बात की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टीचिंग लेवल्स की बात कर ली हमने, टीचिंग मेथड्स की बात कर ली जिसमें टीचर सेंटर्ड है, जिसमें लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन आता है, लाइक टीचर ज़्यादा बोलता है। स्टूडेंट सेंटर्ड में बात आती है डिस्कशन में, प्रोजेक्ट की और ह्यूरिस्टिक अप्रोच की जिसमें स्टूडेंट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ये रिवाइज्ड वर्जन है जिसमें रिमेंबर, देन अंडरस्टैंड, देन अप्लाई, देन एनालाइज, देन इवेल्युएट, देन क्रिएट। अब इसमें क्या आता है कि इसकी जो पुरानी है, जो पहली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थी, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, लाइक क्रिएट की जगह क्या वर्ड था, है ना, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगर टीचिंग एप्टीट्यूड आप बिल्कुल पहली बार ये यहाँ से देख रहे हो तो प्लीज़ 20 मिनट निकाल के वो वीडियो देख लो, भले ही 2x पे देख लो, 10 ही मिनट में हो जाएगी, है ना, जाओ देखो जाके। देन वी हैव लर्नर करेक्टरिस्टिक्स जिसमें हम एडोलसेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें 13 to 19 ईयर्स है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, पीयर इन्फ्लुएंस है। देन एडल्ट जो कि सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं और एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सबके, आईक्यू लेवल में, लर्निंग स्टाइल में, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में। अब मेरे को एक बात बताओ, पेडागोजी क्या होती है? टीचिंग मेथड्स और एड्स की अगर हम बात करें तो इसमें लेक्चर जिसमें हम लार्ज ग्रुप की बात करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन होता है, डिस्कशन में क्रिटिकल थिंकिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं और रिसोर्स इंटेंसिव होता है। सेमिनार की बात हम कर रहे हैं तो इसमें रिसर्च प्रेजेंटेशन होती है और लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है। तो ये जो टीचिंग मेथड्स एंड एड्स हैं ये आपको ऐसे मैच द कॉलम वगैरह में आ सकते हैं, तो एक बार देखना ज़रूरी है। एवेल्युएशन मैंने पता नहीं कितने शॉर्ट्स डाले हैं इस पर, आपको अब तक रट जाना चाहिए कि फॉर्मेटिव एवेल्युएशन क्या होता है, जो कि कॉन्टिन्यूस होता है, ड्यूरिंग टीचिंग होता है। समेटिव क्या होता है? एट द एंड ऑफ कोर्स होता है। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है? जिसमें हम कुछ कंपेयर करते हैं जो भी हमारे पीरियड्स होते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होते हैं कि हम फिक्स्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम एवेलुएट करते हैं। देन वी हैव CBCS जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है और ग्रेडिंग सिस्टम जिसमें CGPA आ जाता है, टोटल ग्रेड पॉइंट और टोटल क्रेडिट अपॉन टोटल क्रेडिट। तो ये हमने कर ली यूनिट 1 कंप्लीट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होंगी, और ये चीज़ समझ आने के साथ साथ मेन बात ये है कि आपको ये भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप ऑलरेडी बहुत कुछ मिस कर चुके हो, तो भाई सब्सक्राइब करो और बेल आइकन कर लो जिससे हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल थ्योरी वाली चीज़ नहीं अभी तक करा रही हूँ, ना शुरू किया है मैंने। मैं आपको बस कीवर्ड्स से रूबरू कराना चाहती हूँ, लास्ट मिनट रिविजन्स में आपका साथ देना चाहती हूँ बस। यूनिट 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास है रिसर्च यूनिट।
रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें हम रिसर्च टाइप्स और मेथड्स की बात कर रहे हैं, जो कि अगेन बहुत हाई ROI है। ये मैंने जो ये बनाई है ना, ये बनाई इस बेसिस पे है कि मेन हाई ROI वाले मतलब मेन जो यूनिट्स हैं वो पहले और देन आगे वाले बाद में। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास है फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, जिसमें हम न्यू नॉलेज जनरेट करते हैं। अप्लाइड, जिसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आपको भूल के भी नहीं भूलना है। अगेन आपने अगर ये पहली बार ये टर्म सुन रहे हो तो इतना समझ लो कि क्वांटिटेटिव में हम न्यूमेरिकल डाटा से डील करते हैं। हाँ जी, तो अगर आप क्वांटिटेटिव पहली बार सुन रहे हैं तो इतना याद रख लीजिए कि इसमें न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल आएगा। क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिकल डाटा आएगा, डिस्क्रिप्टिव नेचर आएगा। और अगर आपको बहुत ही नया नया लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ अगेन अगर आपके पास 20-25 या 30 मिनट हैं, 25 मिनट भी हैं अगर आप पास, तो रिसर्च एप्टीट्यूड की भी एक शॉर्ट वीडियो पड़ी है जिसमें सब कुछ सारा निचोड़ हमने उसमें रख रखा है, तो वो जाके उसका स्वाद लीजिए और अपनी भूख मिटाइए। एक्शन रिसर्च की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं। इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अगर आपके क्लास में जैसे कोई नहीं आया, कोई टीचर एब्सेंट है, तो उसमें इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा कि उसकी जगह किसी दूसरे टीचर को भेज दिया जाएगा, है ना। रिसर्च प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन लिटरेचर रिव्यू, देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, देन रिसर्च डिज़ाइन, देन डेटा कलेक्शन, फॉलोड बाय डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग। ये हमारी रिसर्च प्रोसेस स्टेप्स होती हैं और ये ऐसे आपको ऑर्डर में लगाने को आ जाती हैं, तो प्लीज़ ऑर्डर में ही याद रखना। वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस की बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस होती हैं। नल हाइपोथेसिस, जिसको हमको रिजेक्ट करना होता है, जिसमें कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, जिसमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसको हम H1 से भी या HA के नाम से कह देते हैं और इसको H0 कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब बहुत नया नया लग रहा है, अगेन आई एम सेइंग कि जाओ अभी इस वाली वीडियो को यहीं पॉज करो और जाओ और वो वाली वीडियो देखो जाके, रिसर्च एप्टीट्यूड की। समझ रहे हो? ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ये कथा सुन के चले गए, आपको कुछ समझ ही नहीं आया। सैम्पलिंग टेक्निक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास दो टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड देन वी हैव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है? सिंपल होता है, रैंडम होता है, सिस्टमेटिक होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है और क्लस्टर होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस होता है, पर्पसिव होता है, क्वार्टा होता है और स्नोबॉल होता है। अब जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है वो मेरे को ज़रा बताओ कि स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या क्या होती है, और ज़रा इसके मेरे को एक बार ये जो क्लस्टर वाला है ये भी बताओ क्या होता है ना। रिसर्च एथिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास आ रहा है प्लेगरिज्म, जिसका को हमको बताया जाता है कि ये प्लेग नहीं आना चाहिए आपके वर्क में। यूजिंग अदर्स वर्क विदाउट साइटेशन। टाइप्स की बात करें तो ये डायरेक्ट हो सकता है, मोसेक हो सकता है, पैराफ्रेजिंग और सेल्फ प्लेगरिज्म भी हो सकता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट की आप किसी से पूछ के कर रहे हो। कॉन्फिडेंशियलिटी लाइक प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट आइडेंटिटी एंड रिसर्च मिसकंडक्ट इज लाइक फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म, दैट इज FFP। साइटेशन एंड रेफरेंसिंग की हम बात करें तो APA स्टाइल बहुत कॉमन है UGC नेट में, और UGC नेट में ये जो APA फॉर्मेट है लाइक बुक, ऑथर, AA, लाइक ईयर, टाइटल ऑफ वर्क, पब्लिशर, ये बुक में है। जर्नल की बात करें तो है कि ऑथर, उसका ईयर, उसका टाइटल ऑफ आर्टिकल, जर्नल नेम और वॉल्यूम कि कब इशू हुई है और पेजेस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। APA फॉर्मेट के साथ साथ जो MLA फॉर्मेट है वो भी इस टाइम बहुत पूछा जा सकता है, तो एक बार MLA फॉर्मेट भी देख के जाओ, है ना। रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बात करें, वैसे तो ये चीज़ समझाने वाली है नहीं, लेकिन हाँ अगर बात आ ही रही है तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता ही देती हूँ, है ना। जो कि अगेन ये बस लिख दिया है कि 50 पैसेज करो, वो तो आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, है ना। तो क्या करना है, बस पैसेज को पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, ये वाली बात मैं हटा देती हूँ, है ना।
इसका कोई मतलब नहीं है, आप करोगे वैसे ही जैसे आपकी आदत होगी, आपको आता होगा। मतलब बेसिक टिप ये है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो, और उसके हिसाब से अपना दिमाग लगा के, दिमाग शांत करके उसके आंसर्स निकालो, निकल आएंगे ईजिली। ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, अगेन हाई ROI, इसमें टॉपिक जो है वो है शैनन वीवर मॉडल। इस पे भी अलग से शॉर्ट्स डाला हुआ है, आपने नहीं देखा है तो आपकी गलती, आप मिस कर रहे हो। वेरियस इन टाइप है ना, इसमें मेन आता है कि सेंडर, देन इनकोडिंग, देन मैसेज। सेंडर जो है वो इनकोड करेगा मैसेज को, और वो मैसेज चैनल के थ्रू जाएगा। चैनल की अगर हम बात करें तो चैनल यहाँ पे आता है नॉइस, और फिर वो डिकोड होगा। डिकोड कौन करेगा? रिसीवर। देन उसकी फीडबैक मिलेगी, है ना। तो ये नॉइस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? शैनन वीवर मॉडल ने ही दिया था। नॉइस क्या हो सकती है? फिजिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, सीमेंटिक हो सकती है, कल्चरल हो सकती है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे पास है वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। वर्बल में क्या आएगा? वर्ड्स आएंगे, स्पीच आएगी, लेटर्स आएंगे। नॉन वर्बल में क्या आएगा? बॉडी लैंग्वेज आएंगे, जेस्चर्स आएंगे लाइक आई कॉन्टेक्ट एंड पोस्चर। फॉर्मल में क्या आएगा? ऑफिशियल चैनल्स आएंगे लाइक मेमोज एंड एंड रिपोर्ट्स। इनफॉर्मल में क्या आएगा? ग्रेप वाइन, ये याद रखना है, ग्रेप वाइन। इसमें कैजुअल टॉक आएगी। ठीक। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या क्या भाई, बात करने में क्या बैरियर लगा जाते हैं लोग, है ना। फिजिकल बैरियर होते हैं लाइक नॉइज, डिस्टेंस, फॉल्टी इक्विपमेंट। सीमेंटिक लाइक लैंग्वेज रिलेटेड, साइकोलॉजिकल इमोशन रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रिलेटेड, एंड कल्चरल इज लाइक डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज। क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें, अगेन ये भी मैंने अलग से शॉर्ट्स में डाला हुआ है भाई। Do subscribe and join so you don't miss this quality content, you know. Okay, effective teaching communication जो clear होगा, simple होगा, appropriate पेज पे होगा। listening skills, active listening, पैसिव लिसनिंग, एम्पैथी, इंटेंशन, ये सारी चीज़ें। फीडबैक आपको मालूम है जो आप देते नहीं हो, जो कि गलत बात है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑडियो विजुअल एड्स, मल्टीमीडिया, ICT टूल्स। ओके। मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें मीडिया टाइप्स आ रहे हैं लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सोशल मीडिया। फंक्शन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड परसुएशन। इफेक्ट्स इज पब्लिक ओपिनियन, फॉर्मेशन एंड कल्चरल इफेक्ट। ओके। अब कोई मेरे से कहेगा कि हाँ आपने इसमें एरिस्टोटल का टॉपिक नहीं बताया, आपने इसमें और जो बर्लोस मॉडल है वो सारी चीज़ें आपने नहीं बताई। तो भाई अगर मैं वो सारी चीज़ें बता रही होती तो मैं ये वीडियो क्यों बनाती, जबकि मैं पहले ही एक कम्युनिकेशन की वीडियो बना चुकी हूँ 20 मिनट की, जिसमें मैंने सारा डिस्कस किया है। समझ रहे हो? तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें वो तो है ही नहीं, इसमें हाई ROI टॉपिक्स हैं। समझ रहे हो? अगर आपको डिटेल्ड में जानना है कि हाँ अगर वो वाला टॉपिक रह गया, अरे वो वाला रह गया, अरे और सारे, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन इतना सही है, इसमें और सारी चीज़ें भी हैं, तो वो आप 20 मिनट अलग से निकालिए और वो वाली वीडियो देखिए जाके। ओके। देन वी हैव मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड यूनिट, जिसमें आपका नंबर सिस्टम आपको याद रखना है लाइक HCF LCM तो बेसिक है, वो तो आप याद रख ही सकते हो। परसेंटेजेस लाइक पार्ट अपॉन होल इंटू 100। प्रॉफिट लॉस सिंपल, अगर आपको याद नहीं होता है तो SP - CP / CP, ये प्रॉफिट लॉस के बेसिक फॉर्मूलाज हैं, वो याद रखने हैं। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड आप याद रख सकते हो। स्पीड आपको मालूम ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। रिलेटिव स्पीड भी मालूम ही होगी। ट्रेन प्रॉब्लम मालूम ही होगी, लाइक टाइम टू क्रॉस पूछता है तो उसमें डायरेक्ट लगाना है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड। रिलेटिव स्पीड की बात करें, अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रही है तो उनकी स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपोजिट में आ रही है तो उनको ऐड कर देंगे। टाइम वर्क की बात करें तो वर्क होता है रेट इनटू टाइम। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप स्किप कर सकते हो, मतलब अगर आपका टारगेट ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को फुल अटेम्प्ट करना है, ऐसा मतलब स्कोर करना है, ऐसा वाला है ना, तो ये वाला पार्ट बहुत लोगों का वीक भी होता है। तो वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। अगर ये होता है कि A है, वो A डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, B जो है वो B डेज में कर रहा है, तो टुगेदर वो कब करेंगे, तो उसमें ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो अगर आपको याद रह जाए, A × B अपॉन A + B डेज। ठीक है। और एवरेज एंड मिक्सर्स की बात करें तो एवरेज वही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड सीक्वेंस एक बार देखना है आप देख लो।
लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग आ जाती है, लाइक ये जो डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच जो मैं इसमें बता रही हूँ वो रिसर्च एप्टीट्यूड में मेनली बहुत आपको कीवर्ड मिलेगा, बहुत काम आएगी। तो डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज अ मैन, सोक्रेट इज अ मॉर्टल। तो हमने क्या किया, एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया, उससे हम स्पेसिफिक पे गए। तो ये डिडक्टिव अप्रोच है। डिडक्टिव का मतलब समझ सकते हो कि कुछ डिस्क्राइब करना, हमारे पास थ्योरी है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं थ्रू एग्जांपल्स, ठीक। इंडक्टिव में क्या है कि हम इंड्यूस कर रहे हैं थ्योरी, लाइक स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, लाइक ऑब्जर्वेशंस हमने कर ली, अब उससे हम फिर पैटर्न निकाल रहे हैं कि क्या पैटर्न है। तो फिर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है कि कौन सी इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करती है, कौन सी डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करती है। फिर आती है ऑब्जेक्टिव, बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर कंप्लीट इन्फो, एंड एनालॉजिकल इज लाइक सिमिलरिटी बेस्ड, मैं बताती हूँ, है ना। स्लॉग अगर आपको है तो आप उसमें वेन डायग्राम बना सकते हैं, लाइक ए इज़ ऑल, एस आर पी यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया, ई नो एस इज पी। ये देखो ऑल और नो आ रहा है ना, तो ऑल आ रहा है तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव, नो आ रहा है तो यूनिवर्सल नेगेटिव, सम आ रहा है तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और सम नॉट आ रहा है तो पर्टिकुलर नेगेटिव। इसमें आपको क्या याद रखना है, ए ई आई ओ। ये अब कुछ लोग कहेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ऐसे पढ़ा रही है, तो भाई आपको आता है अच्छी बात है, बट आपको लास्ट टाइम पे जिसके लिए ये सब नया है तो उसको कुछ तो समझाएंगे ना। तो इसका रूल क्या है, टू नेगेटिव प्रेमिसेस नो कंक्लूजन, टू पर्टिकुलर प्रेमिसेस नो कंक्लूजन, मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट वंस। ये चीज़ हो सकता है आपको समझना आई हो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेन लास्ट टाइम पे जितना इकट्ठा कर पा रहे हो उस पर ध्यान दो, है ना। कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न अगर आपको नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि पेपर में जाके ए टू जेड तक विद नंबरिंग पहले ही लिख लो, फिर आप जो पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये हो रहा है। लाइक उसमें लेटर शिफ्ट हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, या पोजीशन वैल्यू हो सकती है, नंबर कोड्स हो सकता है ना, डिजिटल सम, लाइक प्रोडक्ट पैटर्न्स, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। मुझे लगता है कि आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आपको कहीं ना कहीं मालूम ही होगा, कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न वगैरह, है ना, सारी चीज़ें। ब्लड रिलेशन, जो आप ये सारे रिलेशंस जानते ही हैं, और आपको बस टिप मैं इतना दे सकती हूँ कि आपको फैमिली ट्री डायग्राम्स बना लेने चाहिए, ठीक है। लॉजिकल पजल्स की बात करूँ तो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, डायरेक्शन सेंस आ जाता है, रैंकिंग आ जाती है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर आ जाते हैं। क्लॉक एंगल का मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ, वो आप याद रख सकते हैं, 30 आर - 5.5 मिनट। यहाँ फिर आपने पढ़ा होगा 30 आर - 11/2 मिनट, इससे डिग्री निकल आता है ना। ऑड डेज की बात करें तो 365 डेज को हम लिख सकते हैं 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे, ओके। या बेसिकली हम इसको ऐसा लिखते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने DI पे, DI विच इज़ आर यूनिट 7, जिसमें हमको याद रखना है परसेंटेज कैलकुलेशन, कंपैरिजन ट्रेंड्स, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप के ग्राफ आ जाते हैं, लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ, टेबल्स। इसमें क्या करना है, ओवरऑल ट्रेंड आपको नोटिस करना है और उसको जो भी पूछा जा रहा हो उसको स्पेसिफिकली कैलकुलेट कर देना है। मीन मीडियन मोड आपको थोड़ा याद रखना है। मीन क्या है, सम ऑफ बाय n, मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू जिसमें सॉर्टेड डाटा होगा, और वरना आप मेरे को जरा बताओ मीडियन का फॉर्मूला। मोड, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, परसेंटेज चेंज, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। कैलकुलेशन टिप्स आपको दी गई हैं, बाकी आप होशियार हैं, है ना जी। यूनिट 8 की बात करें, ICT, अगेन आप इसको मिस नहीं कर सकते। इसमें इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, ये वाली चीज़ें तो बिल्कुल मिस मत करना। डिजिटल इनिशिएटिव्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको मालूम होगा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। स्टोरेज हमारे पास प्राइमरी रैम है, रोम है। सेकेंडरी हमारे पास HDD, SSD, USB, CD, TBD, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स एंड 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। ये ऐसे सो ऑन चलता रहता है। 1 TB तक तो एटलीस्ट आपको याद होनी ही चाहिए, है ना। कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास जैसे ऑपरेटिंग OS जो कि हमारे पास आ जाते हैं, विंडोज़, लिनक्स या मैकोस।
macOS एंड डिवाइस ड्राइवर्स है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मालूम है, MS ऑफिस, ब्राउजर्स, मीडिया प्लेयर्स, प्रोग्राम लैंग्वेज जो कि लो लेवल होती है मशीन असेंबली, हाई लेवल है C++, जावा, पाइथन। अब अगेन अगर आप इसमें कह रहे हैं कि मुझे वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 नहीं पढ़ा है, तो अगर आपको ये सब पढ़ना है ICT, क्योंकि ICT हमने कवर नहीं किया है, तो मैं आपको सेम बात नहीं कहूँगी कि जाओ देख लो जाके चैनल पे। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको चाहिए तो आई कैन शेयर, वरना यूट्यूब तो खुली दुनिया है, आप कहीं पे भी देख सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं। अगेन ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेटवर्क टाइप्स, लैन, वैन, मैन, पैन। टोपोलॉजी इज़ लाइक स्टार, बस, रिंग, मैश। अब मैं आपको बना के भी दिखा सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, बट फिर आप कहेंगे कि आपने इतना टाइम लगा दिया पूरा रिवीजन कराने में। तो टाइम बिल्कुल नहीं लूँगी आपका, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, आप तो अफसर हैं, है ना। यस, साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ये इसमें कुछ थ्रेट्स आ जाते हैं, लाइक वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन, स्पाईवेयर। ये ट्रोजन मत भूलना, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग भी मत भूलना। और प्रोटेक्शन के लिए हम एंटीवायरस लगाते हैं, VPN लगाते हैं, फायरवॉल, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। इनक्रप्शन इज़ लाइक कन्वर्टिंग डेटा टू अनरीडेबल फॉर्मेट। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स हैं हमारे पास जो आपको भूलने ही नहीं है, मस्ट नो है। जहाँ ये मस्ट नो लिखा समझ आ जाए, समझ लो याद ही रखना है। स्वयं इनकी सारी की फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और अगर नहीं याद है प्लीज़ इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो और याद रखो। ICT इन एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें E-लर्निंग आ रहा है, ब्लेंडेड लर्निंग आ रहा है, वर्चुअल क्लासरूम, LMS, OER, ये प्लीज़ याद रख लो। मैं प्लीज़ क्यों बोल रही हूँ, मेरे को नंबर मिलेंगे नहीं ना, तो समझो, तो बात तो समझो भाई। देन कम्स द यूनिट 9, पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें हमको ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। देन वी हैव पॉल्यूशन टाइप लाइक एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस। एयर हमको मालूम है कैसे होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वाटर, सॉइल, नॉइस। अगर नहीं मालूम है तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, PDF चाहिए है तो कमेंट डाउन कर दो। और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट की बात करें तो ये जो इतने हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो अर्थ समिट, स्टॉकहोम कन्वेंशन और रामसर कन्वेंशन, ये जितने हैं ये आपको नहीं बोलना है। इनकी ये डेट भी, मतलब ईयर भी नहीं भूलना है ना। अगेन अगर आपको इसमें लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं की हैं, तो आप यूट्यूब की दुनिया में भी देख सकते हैं, वरना मेरे को बता सकते हैं, मैं आपसे PD का पूरा एक बार शेयर कर दूँगी, है ना। कीवर्ड्स इन द सेंस थोड़ा सा डिटेल्ड में। ये सारी चीज़ें होने के बाद इसमें मैंने डिज़ास्टर्स जो बहुत वो वाले हैं, अभी उसकी बात करेंगे। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट डेट मीन present needs without compromising future generations is like sustainable development using things in an adequate manner है। SDGs like 17 sustainable डेवलपमेंट गोल्स, UN का 2030 का एजेंडा है, जिसमें कि SDGs क्या है। गोल 4 इज़ फॉर क्वालिटी एजुकेशन, गोल 7 इज़ फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, गोल 14 इज़ लाइफ बिलो वाटर एंड गोल 15 इज़ लाइफ ऑन लैंड। ये याद रखनी है। नेचुरल डिज़ास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। ड्रॉट, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें। इसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल थोड़ा सा याद रख लो। प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ये डायरेक्ट आपको आते हैं, समझ रहे हो। इन्वायरमेंटल एक्ट्स आपको याद रखने हैं। वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इसमें क्या होता है ना, ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने को दे देते हैं, तो आपको ये याद रखने चाहिए। एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। चलो मेरे को नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एक बार कमेंट डाउन करके बताओ होते क्या है। हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। इफ़ यू आर मिसिंग यू आर एट योर लॉस। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसमें है, और इसमें NEP तो बिल्कुल मत भूलना, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो NEP और UGC रूल, ये थोड़ी सी चीज़ें याद रख लो।
पहले क्या होता था कि 10+2+3 वाला सिस्टम था, लाइक 10th तक के स्कूल, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर यूजी 3 साल की। अब क्या है, एनईपी के अंदर चलते चेंज हो गया है। अब मेरे को वो एक बार कमेंट डाउन करो क्या हो गया है, नहीं मालूम ना। अब क्या हो गया है, 5+3+3+4, 5, 3, 3, 3, 4 है ना। एक बार कमेंट डाउन करो। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। रेगुलेटरी बॉडीज़, ये अगेन आपको स्क्रीनशॉट लेना है और याद रखना है, इतना तो करो। देन वी हैव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें क्या है, स्कूल स्ट्रक्चर, डेट इज़ 5, 3, 3+4। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है मैंने, मैं बस आपको टेस्ट कर रही थी, समझ रहे हो। फाउंडेशनल इज़ लाइक फॉर 5 years, then 3 years, then 3 years, then 4 years। हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ 1 year, डिप्लोमा ऑफ 2 years, डिग्री ऑफ 3 years एंड ऑनर्स ऑफ 4 years। 4 year बैचलर विद रिसर्च एंड एमफिल प्रोग्राम को एबॉलिश कर दिया है। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टारगेट किया है 50% बाय 2035। की फीचर्स की मदर टंग आपको टिल 5 ग्रेड तक रखनी है, ये मीडियम, तो बहुत रिजिड सेपरेशन नहीं होगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस में जैसा हुआ करता था। कोडिंग फ्रॉम grade 6, बोर्ड एग्ज़ाम ट्वाइस अ ईयर, NRF, HECI, ABC, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एकेडमिक ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और ग्रेडेड ऑटोनॉमी, ये ऑटोनॉमीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूँ नेशनल असेसमेंट की और एक्रेडिटेशन की, तो नाक 7 क्राइटेरिया असेसमेंट आता है, जिसमें हम देखते हैं उसके करिकुलर एस्पेक्ट्स, टीचिंग, लर्निंग एंड एवेल्युएशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, infrastructure and learning resources, student support and progression, governance, leadership and management, institutional values and best practices। NIRF आता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि 2015 से शुरू हुआ है। इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशन जो आप नहीं भूल सकते, कोठारी कमीशन बिल्कुल मत भूलना, और इसके जो चेयरमैन है उसको, उनका नाम कमेंट डाउन करना। और हायर एजुकेशन मैंने कवर अप कर नहीं, अभी नहीं किया है, तो जितना भी किया है वो आप देख सकते हो, और जो नहीं किया है, और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से जानना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं कर दूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सेम डे पे भी कर दूँगी उस, है ना। मेरे पास कंटेंट सारा है, बस मैं अपलोड नहीं की हूँ अभी कुछ और चीज़ों के चलते। तो दैट्स ऑल फॉर द पेपर 1। होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी, एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर आप बिल्कुल नए हो तब भी आपको कुछ अनसुना लगा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, आप कुछ नहीं 10 नंबर तो पा ही लोगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट थिंग्स। ऑल्सो अगर किसी का इंग्लिश एग्ज़ाम है लाइक ऑन 5, ऑन इट्स 3 ऑलरेडी, तो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स कि उसके ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएं, की पॉइंट्स मिल जाएं, वैसे मैंने लिंग्विस्टिक्स और कल्चरल स्टडीज़ वगैरह कवर अप कर रखा है, बट इफ़ यू वांट कि ऐसे शॉर्ट्स में मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो यू कैन कमेंट डाउन ऑल्सो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो बाद में मिले या बाद तक चले, आई डोंट नो, एंड आई होप इट विल रीच राइट पीपल्स, UGC aspirants. So best of luck for all of you for your exams, and let's rock. Okay.